चलें जी। लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था ओरिएंटेशन थी। मेरे ख्याल से उस ओरिएंटेशन में आप में से किसी बच्चे को भी कोई किसी किस्म का इशू जो है वो नहीं होना चाहिए। तो वो ओरिएंटेशन सब तो क्लियर थी कि क्या है, कैसे है और किस तरह हम उसको डील कर रहे हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम, मैंने ऑलमोस्ट आपके तमाम क्वेरीज का रिस्पॉन्ड जो है वो उसमें कर दिया था कि यार ये चीज़ें जो हैं वो हमारी क्या होंगी, वो इसमें चल रही होंगी। तो आपने उसके हिसाब से ही क्या करना है, टेक्स्ट को लेके चलना है। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो नहीं है किसी किस्म का। इसका मतलब आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है वो ले लिया था और आपके तमाम क्वेरीज, तमाम रिस्पॉन्सेज हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस आउट किए थे। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं और विद नीयत के इस अटेम्प्ट में हम अपना पेपर जो है वो क्या करेंगे, पास करके ही रहेंगे। सो देखें जी, टेक्स्ट का पेपर पास करना जो है दैट इज़ आसान थी। आपको टेक्स्ट के पेपर को समझना चाहिए कि आई कैप में किस तरह से इसके मार्क्स जो हैं वो स्प्रेड किए गए हैं और आप किस तरह से मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एस्पेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेक्स्ट का पेपर पास करना आसान है अगर आपको पता हो कि आपने किस एरिया में से कितने मार्क्स के नंबर जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। जब हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा ऑफिशियल ग्रेड ए है जिसमें 3 चैप्टर हैं, इसकी वेटेज जो है वो 5 से 10 नंबर की है। फिर जो हमारा लास्ट ग्रेड है, जो बेसिकली हमारा सेल्स टैक्स का है, इसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर की है। और फिर हमारा आता है ग्रेड बी, जो बेसिकली है हमारा इनकम टैक्स। इस इनकम टैक्स में एक स्पेसिफिक चैप्टर है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, ग्रेड बी की वेटेज जो है वो आप 50 से 70 मार्क्स की काउंट कर सकते हैं। अब ये तो वेटेज है इन ग्रेड्स की, लेकिन आई कैप में ऑन एवरेज इसमें से 8 नंबर का पेपर आता है। आई कैप में ऑन एवरेज इसमें से 28 नंबर का पेपर आता है। और इस पूरे इनकम टैक्स में से, जहाँ पे कंप्लायंसेस और प्रैक्टिकलिटी सारा कुछ है, इसमें सिर्फ जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसमें से आपका 20 नंबर का पेपर जो है आपको पेपर मिल रहा होता है। तो सिर्फ ये 3 एरिया, मतलब ये वाले 3 चैप्टर कर लें जिसमें आपके सिस्टम ऑफ टैक्सेशन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आती है, एथिक्स आता है, ये वाले 3 चैप्टर्स कर लें, सेल टैक्स कर लें, और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस आपका अच्छी तरह हो, तो गालिबन आप 50 से 58 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन 3 एरिया से ही अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपका पेपर कभी भी फेल हुआ हो और आप अपने फेलियर की रीज़न भी आइडेंटिफाई करना बैठेंगे ना, तो या तो आपको ये नहीं आता होगा, या तो आप इसमें सफ़र कर रहे होंगे न्यूमेरिकली, थ्योरेटिकली। हर जो बच्चा फेल होता है वो इन्हीं एरियाज़ में सफ़र कर रहा होता है। तो जब आपको पता है कि यार ये सीन है, इस तरह से ही चल रहा होगा, तो बेस्ट और सजेस्टेड अप्रोच क्या है कि भाई इंसान के बच्चे बन के, ये आपको ग्रिड पता है, इसको आपने, ये इम्पोर्टेंट तरीन एरिया है आपका मार्क्स सिक्योर करने का, तो आपने इसको 110% क्या करना है, आपने इसको सिक्योर करना है। ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपको ये चीज़ें, ये एरिया कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये चीज़ आपने लेके चलनी है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स में से। इनकम टैक्स हम करने के बाद देन हम मूव करेंगे एट द एंड हमारा सेल्स टैक्स में से जो है वो मूव कर रहे होंगे। तो इनकम टैक्स में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स क्या है। ये स्कोप ऑफ इनकम वाला चैप्टर जो है हमारी बुक का, हम इसको जो है वो क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई क्या है और क्या नहीं है। इसको शुरू करने से पहले
हम यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें, तो जब हम टैक्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम टैक्स की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एक वो हैं जिनको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और दूसरे वो हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कहला रहे होते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि ये वो टैक्सेस हैं जो डायरेक्टली आपकी इनकम से, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि डायरेक्टली आपकी जो इनकम है, या डायरेक्टली जो आपके एसेट्स हैं, या जो आपकी वेल्थ है, उससे लिए जा रहे हैं। मतलब आप इनका बर्डन जो है वो पास आउट नहीं कर सकते, आपकी लाइबिलिटी है। जिसकी लाइबिलिटी है वही पे करेगा, जिसकी लाइबिलिटी है वही पे करेगा। ये है हमारे डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? कि जो हम आपकी इनकम के ऊपर नहीं ले रहे, आपकी वेल्थ के ऊपर नहीं लगा रहे, आपके एसेट्स के ऊपर नहीं लगा रहे, मतलब आपसे हम डायरेक्टली नहीं ले रहे, हम आपसे इनडायरेक्टली ले रहे हैं। आपके एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, आपके अखराजात के ऊपर ले रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कहला रहे होते हैं। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स टैक्स आता है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और बड़ा तफसील में डिस्कस करेंगे। 30 नंबर है हमारा, 30% ऑफ सिलेबस है। और डायरेक्ट टैक्स में हमारे सिलेबस का जो पार्ट बनता है दैट इज़ इनकम टैक्स। और ये तो पूरा डिटेल है, अराउंड 70 मार्क्स का आना है। 70% हमारे सिलेबस का एरिया जो है वो इनकम टैक्स का बन रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपना इनकम टैक्स में से क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे है, किस तरह से कैलकुलेशन होगी इनकम टैक्स की, इसको डायरेक्ट टैक्स कहते क्यों हैं, उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी इनकम की कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से होगी, हम उसको देखेंगे। इस इनकम के ऊपर जो है वो हमने टैक्स कैसे लगाना है, हम उसको देखेंगे। उसकी डिटेल हम देखेंगे, इनकम के टाइप्स क्या हैं, असेसमेंट्स क्या हैं, वो सारा कुछ हम सीखेंगे। तो इवन आप जो कैफ का इनकम टैक्स है, अगर आप कैफ में टैक्स पढ़ रहे हैं, कैफ का टैक्स करने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप जो इंडिविजुअल होते हैं, या जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, या सेल्फ इंडिविजुअल होते हैं, आप इनकी रिटर्न्स भी जो हैं वो सबमिट करवा सकते हैं। बिकॉज सारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको यहाँ पे कन्वे की जाती है कि सिस्टम किस तरह से काम करता है, क्या कानून कहता है, क्या लॉ है, क्या प्रोविजन है, क्या रूल्स है। सारा कुछ जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे। अब चूंकि हम इनकम टैक्स स्टार्ट करने लगे हैं, तो इनकम टैक्स के लिए रिमेंबर, जो हमारा लॉ है वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जिसको हम कहेंगे जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है वो हम पढ़ेंगे। साथ में हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स होंगे 2002 के, हम वो देखेंगे। यहाँ पे ऑर्डिनेंस में हमें प्रोविजंस दी गई हैं, लॉ दिया गया है। और रूल्स में हमें क्या दी जाती हैं, हमें रूल्स में इनकी एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो दी जाती हैं, हम वो देखेंगे। सेक्शंस कितने हैं, सब सेक्शंस कितने हैं, हम उसके ऊपर बहस नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा मकसद जो है वो पेपर पास करना है। तो हम यहाँ पे पढ़ ही किस पर्पज़ के लिए रहे हैं, हम पढ़ ही रहे हैं कि हम अपना पेपर जो है वो क्या करें, उसको हम क्लियर करें, उसको हम पास करें। सो हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स को। और सबसे पहले हम देखते हैं इनकम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनकम क्या होती है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इनकम, इनकम किसे कहते हैं, तो बताएगा आप में से? इनकम क्या होती है, कोई बताएगा? तो इनकम का मतलब आमदनी, सैलरी, इनफ्लोस, प्रॉफिट्स, ये क्या है आपकी इनकम जो है वो कहला रही होती है।
लेकिन अगर हम आए ना तो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम की डेफिनेशन है। मैं आपको पूरे टैक्स में डे 1 से मैं आपको 3 तरह की चीज़ें जो हैं बताऊंगा। खास तौर पर मैं जहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करूंगा ना, रीड ओनली का, ये आपने लिख लेना है। रीड ओनली का मतलब है कि तुम इसको एक दफ़ा लेक्चर में मेरे साथ पढ़ लो और बाद में सिर्फ इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें से आने के चांसेस जो हैं वो कम होंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। जहाँ पे मैं वर्ड बोलूँगा क्रैम का, इसका मतलब है इसको आपने रटा लगाना है। और जहाँ पे मैं वर्ड बोलूँगा लर्न का, इसका मतलब है कि आपने इसको कंसेप्चुअली जो है वो लेके चलना है। बिकॉज जहाँ पे हम बात करते हैं ना सवालों की, तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे जो से इसमें आएंगे, थ्योरेटिकली हमारे पास 2 तरह के सवाल हमें पेपर में मिल रहे होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉलेज बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है कि आपको केस स्टडीज आती हैं, और नॉलेज बेस्ड मतलब आपने एज इट इज़ या अपनी वर्डिंग में क्या करना है, आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। नॉलेज बेस्ड है। तो मैं आपको हर जगह बताता रहूँगा कि यार ये चीज़ रीड ओनली है, इसको पढ़ लो। इसमें से आने के चांसेस जो हैं वो लेस देन 1% है, पेपर में कभी नहीं पूछा। जो रट्टे वाला एरिया होगा मैं आपको वो भी बताता रहूँगा कि यार ये चीज़ रट्टे वाली है, इसको क्रैम करनी है। और जो कंसेप्चुअली चीज़ें लेके चलनी है उसके बारे में भी मैं आपको बड़ी तफसील में बताऊंगा कि यार ये चीज़ें कंसेप्चुअल है, इसको सीखें। इसमें से केस सिनेरियोज आएंगे, पास्ट पेपर्स इसके हम करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ रही होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकम किसे कहते हैं। अगर हम बात करें तो ये डेफिनेशन जो है ये हमारे लिए क्या है, रीड ओनली है। इनकम का मतलब क्या है, कोई भी अमाउंट जिसके ऊपर हम टैक्स चार्ज करेंगे अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो हमारा कानून है। इस कानून के तहत किसी भी इनकम के ऊपर, किसी भी अमाउंट के ऊपर अगर हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आ जाएगा हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई, आपको रेंट रिसीव होता है, आपको प्रॉफिट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, तो वो जिसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं वो अभी क्या कहलाएगी, वो आपकी इनकम जो है वो कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद कोई भी ऐसी अमाउंट जिसमें से आप पेमेंट करते हुए टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी आपकी इनकम है। जैसे आपको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड आपको जब भी पे होगा तो टैक्स काट के पे होगा। आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिलेगा, सूद मिलेगा, आपका टैक्स काट के होगा। तो कोई भी ऐसी रकम जिसमें से आपको टैक्स डिडक्ट करके पे की जाए, वो भी क्या कहलाएगी, आपकी इनकम कहलाएगी। या कोई भी अमाउंट जिसको इस ऑर्डिनेंस ने या इस ऑर्डिनेंस की इस कानून की किसी भी प्रोविजन ने इनकम कह दिया है, वो आपकी इनकम ही कंसिडर होगी। जैसे आपको रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी आपकी इनकम कंसिडर होती है, हम इसको इनकम मानेंगे। आपको अगर कोई प्राइजेस वगैरह मिल जाते हैं, अगर आपको कोई लॉटरी वगैरह निकल जाती है, तो इसको भी हम इनकम मानते हैं। तो जब ऑर्डिनेंस ने कह दिया कि ये इनकम है, तो ये आपके लिए क्या ट्रीट होगी, ये आपके लिए इनकम ही ट्रीट जो है वो हो रही होगी। इज दैट क्लियर? तो जो कानून कह देगा कि ये चीज़ इनकम है, वो आपकी इनकम है। उसके बाद जो लॉस ऑफ इनकम होगा वो भी एक किस्म की इनकम ही है। देखिए, हम हमेशा प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि आपने 1,000 रुपये की चीज़ जो है वो बेची, उसमें से आपने अपना कॉस्ट जो है वो लेस करवाई 200 रुपये की। आपने कहा मेरे पास जो 800 रुपये का प्रॉफिट है ये आप बता देते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि आपने 1,000 रुपये की चीज़ जो है बेची, खर्चा जो है 1200 हुआ, तो आपके पास नेगेटिव हुआ, ये आपका लॉस होगा। अब इसके ऊपर टैक्स तो नहीं होगा, बट आप बताएंगे कि भाई मेरा नुकसान हो गया है और इतने का मेरा नुकसान जो है वो हुआ है, तो यू विल टेल दिस थिंग एज वेल। तो लॉसेस जो हैं उसको भी हम इनकम का ही ट्रीट करते हैं। पार्ट पार्ट नेगेटिव आउटफ्लोज जो है वो हमारे होते हैं। तो सर ये हमारी इनकम है, ये डेफिनेशन तो आपने याद रखनी ही नहीं है। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यार ये इनकम है, इसको हम इनकम कहते हैं, ये हमारे ऑर्डिनेंस में जो है ये चीज़ें ऐसी इस तरह से एक्सप्लेन की गई हैं। सवाल है आगे, सोर्सेज ऑफ इनकम। हमारे जरिए क्या हैं जिनसे हम पैसे कमा रहे हैं, हम किन किन जराए से, किन किन सोर्सेज से हम पैसे कमा सकते हैं, बताएं जी। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम?
कौन कौन से ज़राए हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं? आगे शुरू होएं, बताएं। आपने कहा कि हम पैसे कमा सकते हैं जॉब करके, ठीक है। कॉल सेंटर पे, ठीक है। अकाउंटेंट बन के, ठीक है। टीचिंग से, मतलब आप मुझे एग्जाम्पल गिवन कर रहे हैं। ओके, ठीक है। इसका मतलब ये जो मुझे आपने बात बताई है, इसको तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे क्या मिलेगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सारा कुछ किस में जाएगा, मेरी सैलरी में जाएगा। बिकॉज़ मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो मुझे क्या पे कर रहा है, वो मुझे तनख्वाह पे कर रहा है। तो ठीक है, एक सोर्स आपका इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। तो सैलरी जो है ये एक ड्रग होता है जो आपके ड्रीम्स को फ़ोरगो करने के लिए आपको दिया जाता है। लेकिन ब्रेड एंड बटर के लिए सैलरी बड़ी लाज़मी होती है। और और पैसे हम कहाँ से कमा सकते हैं? और हम पैसे कहाँ से कमा सकते हैं? प्रॉपर्टी से, वेरी गुड। आप प्रॉपर्टी से पैसे कमा सकते हैं। चलिए, जब आपने प्रॉपर्टी का बात किया, मैं यहाँ पे बहस करता हूँ कि प्रॉपर्टी को रेंट पे दे के पैसे कमा रहे हैं। प्रॉपर्टी को रेंट पे दे के पैसे कमा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी आपकी? ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगी ये आपकी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहला रही हो। क्या कहलाएगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो हम इसे कंसिडर कर रहे होंगे। सही हो गया, ठीक है। आपने कहा सर हम ट्रेडिंग कर लेंगे। ओके। आपने कहा जी रेंटे कार। ओके। आपने कहा बिजनेस, ठीक है जी, आप बिजनेस की बात कर रहे हैं। आपने कहा अपना कॉलेज ओपन करके, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरी किस में फॉल करती है? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। तो आपके पास थर्ड हेड ऑफ इनकम कौन सा हो गया? बिजनेस का हो गया। ठीक है जी। आपने कहा है जी लैंड बेच करके, लैंड सेल करके, बिल्डिंग सेल करके, ठीक है, शेयर्स बेच रहे हैं। ओके। ये सारा कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, मतलब मैं, मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है। अगर मैं घड़ी बेच दूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कैपिटल गेन्स की बात कर रहा हूँगा। ये कहाँ जाएगी? मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का पार्ट बनेगी। ठीक है जी। अब उसके अलावा कोई भी ऐसी इनकम जो इन चारों में फॉल नहीं कर रही, कोई भी ऐसी इनकम जो इन चारों में फॉल नहीं कर रही, वो किस में जाएगी? आपकी हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। इसमें जाएगी, अदर सोर्स में जाएगी। जैसे आपको इंटरेस्ट मिला, आपको डिविडेंड मिला, आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक अकाउंट है और आपके अकाउंट में रोज़ 300 रुपया आ रहा है, 500 रुपया आ रहा है, कहीं 150 रुपया आ जाता है, कभी 400 रुपया आ जाते हैं, कभी 600 रुपया आ जाता है। आपके अकाउंट में रोज़ कोई ना कोई रकम 300, 400, 500, 600, 300, 200, 250, 150 आ रही है। आपको पकड़ लेते हैं एफबीआई वाले, कहते हैं भाई अकाउंट तो दिखाओ अपना। अब अकाउंट दिखाते हैं, कहते हैं ओहो अच्छा, आप हैं मैडम सवा लोड वाली। तो ये जो आपको पैसे मिल रहे हैं सवा लोड वाली को, ये ना तो सैलरी है आपकी, ना प्रॉपर्टी है, ना बिजनेस है, तो कहाँ जाएंगी ये आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है वो बन रही होगी। ठीक है। जैसे एक बाजी हैं, बाजी जो हैं वो चलाती हैं अपना ट्यूशन सेंटर। बाजी सीए में आ गई, बाजी का सीए हो नहीं रहा था, बाजी का कैफ जो है वो फंस गया, तो बाजी ने कहा ठीक है जी अब मैं इसका इंतकाम लूंगी,
मैं बच्चों का मुस्तकबिल खराब करूंगी पढ़ा के। तो बाजी आ गई। अब बाजी ट्यूशन सेंटर चला रही हैं। बाजी को जो फी मिलती है, अब अगर बाजी का एक कारोबार है तो कहाँ जाएगा? बाजी के बिजनेस में जाएगा। अगर बाजी वैसे ही कर रही है साइड बिजनेस के तौर के ऊपर, तो कहाँ जाएगा? बाजी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन बाजी ये करती हैं, बाजी बच्चों का लंच बॉक्स पकड़ लेती हैं और बाजी बच्चों के बैग से लंच बॉक्स निकाल के जाके साथ वाले होटल में उनका लंच बेच के आती है। और जो उसके पैसे मिलते हैं बाजी को, वो बाजी की कौन सी इनकम कहलाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रही होगी। इज दैट क्लियर? तो कोई भी इनकम, जैसे एक भिखारी है, आज भिखारी पकड़ा जाएगा तो भाई कहाँ जाएगा? उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। आपने कुछ अर्सा पहले एक खबर भी सुनी होगी कि ओकाड़ा में भिखारी जो है थे, उनकी दादी का चलीसमा था, तो इतने करोड़ों रुपए का उन्होंने सारा कुछ किया, ये किया वो किया। तो जब भिखारी को पकड़ेंगे, भाई पैसे कहाँ से हैं? सर मैं तो भिखारी हूँ। सैलरी उसकी हो सकती नहीं है, प्रॉपर्टीज की है नहीं, बिजनेस वो कर नहीं रहा, तो कहाँ पे जाएगा? अदर सोर्स में जा रहा होगा। तो वो इनकम जो किसी भी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं कर रही होती, वो हमेशा किसका पार्ट बनती है? हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये बाजी है, अगर बाजी का अपना ब्यूटी पार्लर है जहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग, ओ सॉरी, मतलब मेकअप करके पैसे रिसीव करती हैं, तो इसकी इनकम कहाँ जाएगी? ज़रा बताएं, इसकी इनकम कहाँ पर जाएगी? ये इनकम जहां मर्जी लेके जाएं, लेकिन इन धोखे की सजा बहुत मिलेगी। ऐसे ना, ये जो होता है ना ब्यूटी पार्लर, इनके ऊपर ना एक लोगो लगा होना चाहिए। हमारे यहाँ पे हर किस्म का मरम्मत तसल्ली बख्श की जाती है, डेंटिंग पेंटिंग अवेलेबल। एनीवेज, तो अगर ये रजिस्टर्ड है तो बिजनेस है, अगर शौकिया है तो कहाँ जाएगी ये? अदर सोर्स में जा रही होगी। ये लड़के ही होते हैं, ये जो हड हराम होते हैं वैसे, जैसे हमें पता है ये क्या करते हैं। ये कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाके एक पोर्टल लेते हैं, उनसे पूछते हैं सर कितने डिवाइसेस में चलेगा? वो कहते हैं कि 3 डिवाइसेस में चलेगा। तो ये हड हराम लड़के जाके अपने झूठे एक्स्ट्रा दिखा के 5,000 रुपये में पोर्टल लेते हैं। और आगे इन्होंने ना टाइम लिया होता है कि तुमने इस घंटे से इस घंटे पे यूज़ करना है, तुमने इस घंटे से इस घंटे में यूज़ करना है। और आगे हजार हजार रुपया लेके इन्होंने 10 बंदों को बेचा होता है। तो वो जो इनको 10,000 रुपया आया होता है इन हड हरामों को, जो इनका ये 5,000 प्रॉफिट है, ये भी कहा जाएगा इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो जब भी हम बात करेंगे अपनी इनकम के सोर्सेज की, जब भी हम बात करेंगे अपने इनकम के सोर्सेज की, तो हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। हमारे पास क्या है? 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। ये 2 कॉलम्स आ जाएंगे, ये सैलरी कितनी कमाई, कहाँ से कमाई, कितनी कमाई। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास पांचवी इनकम आएगी, जिसको हम कहेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और जब हम इनको जमा कर लेंगे ना, तो ये हमारी कहलाएगी टोटल इनकम। ये हमारी क्या कहलाएगी? टोटल इनकम। तो व्हाट इज टोटल इनकम? यू कैन से डैट
सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, कि जितनी हमने जहाँ जहाँ से इनकम कमाई है उन सबको जमा कर लें। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अपनी टोटल इनकम कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अबे ये मैं चाय पी रहा हूँ, तुम लोग मेरे स्टिकर बना लेते हो जालमो। बाद में मेरे ऊपर ना इल्जाम लगे होते हैं कि मैं मिसोगिनिस्टिक हूँ, मैं वुमेन कहता हूँ। सुकून से मैं चाय पी रहा था। खबरदार जिसने स्टिकर बनाया, मैं खुद ही बनाऊंगा। हाँ भाई, ये क्लियर है। तो अब हमने इनकम टैक्स में ना, हमने ये सारा कुछ सीखना है। हमने देखना है सैलरी किस तरह कैलकुलेट होगी, हमने देखना है प्रॉपर्टी किस तरह कैलकुलेट होगी, हमने देखना है बिजनेस किस तरह कैलकुलेट होगा, हमने देखना है कैपिटल गेन किस तरह कैलकुलेट होगा, हमने देखना है अदर सोर्स किस तरह कैलकुलेट होगा, टोटल इनकम किस तरह आएगी, हम वो देखेंगे। फिर इस टोटल इनकम में से ना हम लेस करवाते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। क्या होते हैं, हमारा अपना चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 7 जाके पढ़ेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास। डिडक्टेबल अलाउंसेस को हम लेस करवाएंगे। डिडक्टेबल अलाउंसेस को लेस करवाने के बाद जो मेरे पास जवाब आएगा, इसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम। क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब है ये वो इनकम है जिसके ऊपर हमने क्या करना है, टैक्स पे करना है। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है, ये वो इनकम है जिसके ऊपर हमने क्या करना है, जिसके ऊपर हमने अपना टैक्स जो है वो पे करना है। ये जो टैक्सेबल इनकम आएगी, इसके ऊपर जो भी रेलेवेंट रेट होगा हम रेट लगाएंगे। मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास टैक्स की अमाउंट जो है वो आ रही होगी। जो भी रेलेवेंट रेट होगा वो लगाएंगे, मेरे पास टैक्स की अमाउंट आएगी। तो हमने यहाँ से शुरू करना है, ये सारी कैलकुलेशन सीखेंगे, प्रोडक्टेबल अलाउंसेस सीखेंगे, हम अपनी इनकम कैलकुलेट करना करेंगे। जब हमारी इनकम आ जाएगी तो हम उसके ऊपर रेट क्या करेंगे, अपने टैक्स की अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम इनकम टैक्स में सारा कुछ ये अब सीखने लगे हैं। जब हम टैक्स निकाल लेंगे तो इसका मतलब भाई ये टैक्स है जो हमने पे करना है। तो यही हमने यहाँ पे इनकम टैक्स में अपना सारा कैलकुलेट करना सीखना होता है। इज दैट क्लियर? जी जनाब। इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई मसाइल? अब ये सारी कैलकुलेशंस जो हमने सीखनी है, हम इसके लिए आगे लेके चलते हैं और आगे हम इसके ज़रा बात करते हैं कि ये कैलकुलेशंस कौन सी हैं और कैसे हम लेके चलेंगे। आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी होती है, और आप लोगों ने अकाउंटिंग जब पढ़ी होती है तो आपने वहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ा होता है, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर का। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होता है, वो कौन सा होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट होता है, जिसको आप अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर भी कहला रहा होता है। फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर हमें पता है कि एक स्पेसिफिक शुरू होता है डेट से, हम उसे ख़त्म करते हैं एक स्पेसिफिक डेट तक। इससे इस पीरियड में हम बताते हैं कि भाई ये हमारी सेल्स हैं, ये हमारी परचेज हैं, ये हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आया है। तो सारा कुछ हम इस एक डेट से लेके एक डेट तक कैलकुलेट करते हैं, एक पीरियड तक कैलकुलेट करते हैं। तो जहाँ पे अकाउंटिंग में अगर एक पीरियड की कैलकुलेशन है, तो टैक्स में भी जो हमने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है वो क्या होगी, वो एक टैक्स ईयर के मुताबिक ही होगी। हमारे पास एक ईयर होना चाहिए जिसको हम क्या कहेंगे, टैक्स ईयर करेंगे, कि हमारे पास एक डेट होगी, उस डेट से लेके दूसरी डेट तक हमने कैलकुलेशन करनी है कि इस दिन से लेके इस दिन तक हमने कितनी अपनी इनकम कैलकुलेट की, उस इनकम के ऊपर कितना हमारा टैक्स बना। ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर हमने उसको सीखना है, यहाँ पे हमने उसको लर्न करना है कि ये इस तरह से है। तो जिस तरह आपके पास अकाउंटिंग ईयर होता है, सेम उसी तरह हमारे पास आएगा टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर क्या है, बेसिकली एक साल का अरसा
जिसमें हमने अपनी इनकम की कैलकुलेशन जो है वो करना सीखनी है। बट अनलाइक अकाउंटिंग ईयर, टैक्स ईयर की 3 टाइप्स हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर। एक होता है जिसको हम कहते हैं हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा होता है उसको हम कहते हैं हमारा स्पेशल टैक्स ईयर, तीसरा होता है उसको हम कहते हैं हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग ईयर की कोई टाइप्स नहीं होती, लेकिन टैक्स में हमारे पास या नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, या स्पेशल टैक्स ईयर होगा, या हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा। इनको हमने समझना है। ये जो हैं ये क्रैमिंग वाले नहीं हैं। अब ये हमारे सारे कंसेप्ट चल रहे हैं जो हमने समझने हैं, बिकॉज इसमें से सिनेरियो बेस्ड चीज़ें ही आएंगी आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर है वो क्या होता है। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, कोई भी बंदा जब रजिस्टर्ड होगा इनकम टैक्स में या टैक्स डिपार्टमेंट में, तो जो उसको बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स ईयर दिया जाएगा, जो हर बंदे का होगा, वो नॉर्मल टैक्स ईयर ही होगा। हर बंदा जो टैक्स में रजिस्टर्ड होगा उसका टैक्स ईयर कौन सा होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर ही होगा। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर। तो रिमेंबर, दिस इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ, कि ये वो 12 महीने का पीरियड है विच स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई एंड एंड्स ऑन 30th जून। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एंडिंग डेट, कि वो टाइम पीरियड जो 30 जून को ख़त्म होगा, जो 30 जून एंड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, हमेशा नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे। ये क्या कहलाएगा, ये हमारा हमेशा नॉर्मल टैक्स ईयर ही कहलाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान में हर बंदे का टैक्स ईयर जो है वो नॉर्मल टैक्स ईयर ही होता है। से इसका मतलब क्या हुआ, अभी टैक्स ईयर शुरू होगा 1 जुलाई 2025 को, ये ख़त्म होगा जाके 30 जून 2025 को। तो जब टैक्स की बात होगी तो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक जितनी कमाई है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे। जैसे अगर हम बात करें, लास्ट टैक्स ईयर था 1 जुलाई 2024 को शुरू हुआ, ख़त्म हुआ था ये 30 जून 2025 को। अगर आप बात करें, टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2020, ख़त्म हुआ था पास 30 जून 2021 को। अगर आप बात करें, टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2022 को, ख़त्म हुआ 30 जून 2023 को। आप बात करें, टैक्स शुरू हुआ 1 जुलाई 2015 को, ख़त्म हुआ 30 जून 2016 को। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एंडिंग डेट। अगर हमारी एंडिंग डेट जो है वो 30 जून है, जैसे यहाँ पे 30 जून, यहाँ पे 30 जून, यहाँ पे 30 जून, यहाँ पे 30 जून, अगर हमारी एंडिंग डेट 30 जून है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमेशा हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाएगा। अब सवाल ये है कि इसको हमने डिनोट कैसे करना है। जैसे मैं अभी बात करूं, ये साल कौन सा है, आप कहेंगे सारे 2025 है। अगला साल कौन सा है, 2026 है। आज से 3 साल पहले साल कौन सा था, आपके 2022 था। आज से 10 साल पहले साल कौन सा था, आपने 2015 था। तो ये आपने सालों को डिनोट किया कि 10 12 15 20 ये था। सवाल ये है टैक्स में हम कैसे फैसला करेंगे। तो रिमेंबर, नॉर्मल टैक्स ईयर का असूल क्या है, जिस साल का जून होगा, क्या असूल है, जिस साल का जून होगा हम उसी से डिनोट करेंगे। अब देखें, ये जून 2026 का है, हम कह देंगे टैक्स ईयर 2026। ये जून 2025 का है, हम कह देंगे टैक्स ईयर 2025। ये जून 21 में है, हम इसे कह देंगे टैक्स ईयर 2021। ये जून 23 का है, हम इसे कह देंगे टैक्स ईयर 2023। ये जून 16 का है, इसको हम कह देंगे 2016।
अगर कहीं पे लिखा हुआ वर्ड मिल गया आपको, ये टैक्स ईयर 19 बताएं क्या होगा। अब ये टैक्स ईयर 19 का मतलब क्या है कि भाई ये खत्म हुआ है 30 जून 19 को, खत्म हुआ, शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 18 को। अगर कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है टैक्स ईयर 2010, इसका मतलब है ये खत्म हुआ है 30 जून 2010 को, शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2009 पे। तो ईयर एंड ये जो है ये किसको शो कर रहा है, ईयर एंड को। ये जो डेनोशन है किसको शो कर रही है, ईयर एंड को। ए भाई ये खत्म यहाँ पे हुआ है, तो डेट इज सेट टू बी अ नॉर्मल टैक्स ईयर। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर। आपने नॉर्मल टैक्स ईयर खुद चूज नहीं करना कि जी आप नॉर्मल टैक्स ईयर में आना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता, जैसे ही आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे तो जो बाय डिफॉल्ट आपको टैक्स ईयर दिया जाएगा वो सब पाकिस्तानियों का नॉर्मल टैक्स ईयर ही होता है। इज इट क्लियर? जी जनाब, क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड सेकंड वन, दैट इज स्पेशल टैक्स ईयर। दैट इज स्पेशल टैक्स ईयर। व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर, उसको हम देखना है। देखें, आपने अभी हमने बात की, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बड़ी लॉजिकली और बड़ी प्रैक्टिकल बात बताने लगा हूं। आपने बात की अभी नॉर्मल टैक्स ईयर की। नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब है इसने एंड होना है 30 जून को। लेकिन 30 जून को एंड होने का मतलब है कि इस तारीख पे आपको अपने सारे अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज करने पड़ेंगे। अकाउंट क्लोज करेंगे, आपको अपनी इनकम की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और एक प्रॉपर एक हसल जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनके लिए इस तारीख पे अकाउंट क्लोज करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैं आपसे एक प्रैक्टिकली बात पूछता हूँ, एक कंपनी है, वो बनाती है एसी, वो बनाती है फ्रिज। बताएं इसकी सबसे ज्यादा सेल्स कब होंगी, जून के महीने में इसकी सेल ज्यादा होंगी कि दिसंबर के महीने में इसकी सेल ज्यादा होंगी, बताएं। जाहिर सी बात है इसकी जून के महीने में सेल्स ज्यादा होंगी। जब इसका सीजन है, जब इसकी सेल्स डबल ट्रिपल हो चुकी हुई हैं, क्या एट दैट टाइम इज इट फिजिबल फॉर द कंपनी टू क्लोज इट्स अकाउंट एंड कैलकुलेट इट्स इनकम? क्या इसके लिए आसान होगा? नहीं होगा। फिर एक कंपनी है, इसका हेड ऑफिस जो है वो है अमेरिका में, उसकी ब्रांच जो है वो लाहौर में। जो अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है, उनका साल चलता है जनवरी से लेके दिसंबर तक। लेकिन हम लेके बैठे हुए हैं जुलाई से लेके जून तक। वो कहते हैं तो पंगे हैं, और पेरेंट का साल और है और ब्रांच का साल और है, पंगे हैं। तो वो कहते हैं भाई हमें तो ये कबूल ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं या कुछ ऐसे इदारे होते हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो नॉर्मल टैक्स ईयर में जा सकें। किसी का पेरेंट का टैक्स ईयर और है, किसी के हेड ऑफिस का टैक्स ईयर और है, किसी की बिजनेस की नेचर कुछ और है। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि हम नॉर्मल टैक्स ईयर में जा सकें।
देखें, ये फिर लोग जाते हैं, ये कहते हैं एफबीआर को, जो हमारा इदारा है, कि सर आपको इनकम चाहिए? कहते हैं जी हमें इनकम चाहिए। कहते हैं जी हाँ, आपको तो 12 महीने की इनकम ही चाहिए। हम कहते हैं ठीक है, हम आपको 12 महीने की इनकम ही बताएंगे। हम आपको 12 महीने की इनकम के ऊपर ही टैक्स पे करेंगे, लेकिन आपने जो टाइम पीरियड बताया है, जो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से और ख़त्म हो रहा है 30 जून का, हम इसका नहीं कर सकते। हम अपनी मर्जी के 12 महीने का टाइम पीरियड जो है आपको सेलेक्ट करके देंगे। तो व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर? A tax year which is other than normal tax year. What is special tax year? A tax year which is other than normal tax year, उसको हम क्या कहेंगे? स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। ये डिपेंड करता है केस टू केस, हर एक को नहीं मिलेगा, केस टू केस मिल रहा होगा। क्योंकि इनको 12 माह का टैक्स चाहिए, हम 12 माह की इनकम के ऊपर टैक्स देंगे, बट वो टाइम पीरियड हमारी मर्जी का होगा। लेकिन जो नॉर्मल के अलावा होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम हमेशा स्पेशल टैक्स ईयर ही कह रहे होंगे। उसको हम क्या कहेंगे? हमेशा स्पेशल टैक्स ईयर ही कह रहे होंगे। जैसे आप कहते हैं टैक्स ईयर मेरा शुरू हो 1 मार्च 2022 पे और ख़त्म हो जाके 28 फरवरी 2023 पे। आप कहते हैं टैक्स ईयर शुरू हो मेरा 1 अगस्त 2026 पे, ख़त्म होगा 31 जुलाई 2027 पे। आप कहते हैं टैक्स ईयर शुरू हो मेरा 1 अक्टूबर 2024 पे, ख़त्म होगा जाके ये 30 सितंबर 2025 पे। आप कहते हैं टैक्स ईयर शुरू हो 1 मई 2020 पे, ख़त्म होगा ये 30 अप्रैल 2021 पे। आप कहते हैं टैक्स ईयर शुरू हो 1 दिसंबर 2018 पे, खत्म होगा 30 नवंबर 2019 पे। अब ये देखें, ये सारे टैक्स ईयर हैं भाई, ये भी 12 महीने हैं, 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 बट ऑल दीज आर अदर देन नॉर्मल। ये क्या है? आपके नॉर्मल के अलावा हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? ये हमारे स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहे होंगे। ये हमारे क्या कहलाएंगे? स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएंगे। हम 12 माह की इनकम ही दे रहे हैं, हम 12 माह की इनकम के ऊपर ही टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन ये इनकम हमारी मर्जी के टाइम पीरियड की है। क्यों? बिकॉज जो आपका नॉर्मल टाइम पीरियड है वो हमें सूट नहीं करता। हमारे बिजनेस की नेचर सीजनल है, बिजनेस की नेचर चेंज है, हमारा हेड ऑफिस का रोला पड़ता है। तो हम आप कहते हैं कि सर आप हमें हमारी मर्जी के मुताबिक का टाइम पीरियड दे दें। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम अपना स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो कह रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अब सवाल ये है कि जो ये हमारा स्पेशल टैक्स ईयर है, जो ये हमारा स्पेशल टैक्स ईयर है, इसको हमने डिनोट कैसे करना है? ये साल कौन सा है? 23 है, 24 है, 22 है, कौन सा है? ये 26 है, 27 है, कौन सा है? ये 25 है, 24 है, कौन सा है? ये 21 है, 20 है, कौन सा है? हमें कैसे फैसला होगा कि ये कौन सा टैक्स ईयर है? इसके लिए ना, स्पेशल टैक्स ईयर के लिए आपने असूल लिखना है। इस स्पेशल टैक्स ईयर का असूल क्या है? रिमेंबर, ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून। चुप करके देख लो, ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून जिस ईयर में फॉल करेगा, हम वही ईयर से डिनोट करेंगे। अब देखो जरा, ये खत्म हुआ 28 फरवरी 2023 को। 28 फरवरी 2023 के बाद वेरी नेक्स्ट जून कब आ रहा है? वेरी नेक्स्ट जून आ रहा है 30 जून 2023 को। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये मेरा टैक्स ईयर 2023 कहलाएगा। ये देखिए, ये खत्म हुआ 31 जुलाई 2027 को। इसके बाद मेरा अगला जून कब आ रहा है? सर मेरा अगला जून आ रहा है 30 जून 2028 में। तो मैं इसे कहूंगा ये मेरा टैक्स ईयर कौन सा है? 2028 है। अब ये खत्म हुआ है 30 सितंबर 2025 को। इस सितंबर के बाद नेक्स्ट जून कब है? तो आ रहा है ये मेरे पास 30 जून 26 को। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर 26 कहलाएगा। ये मेरा है 30 अप्रैल 21 को।
अब अगला जून कब आ रहा है? 30 जून 21 को। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर 21 कहलाएगा। ये देखिए खत्म हुआ है 30 नवंबर 19 को, तो अगला जून कब आ रहा है? 30 जून 20 को। तो ईयर एंड के बाद वेरी नेक्स्ट जून जिस साल में आएगा हम उससे डिनोट करेंगे। इस ईयर एंड के बाद अगला जून 23 में आ रहा था, तो मैंने इसको टैक्स ईयर 2023 का। इस ईयर एंड के बाद अगला जून 2028 में आ रहा था, इसको मैंने टैक्स ईयर 2028 का। इस ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून 26 में आ रहा था, इसलिए इसको 26 का। इस ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून आ रहा था 21 में, इसको इसलिए 21 का। इस ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून 20 में था, इसलिए इसको हमने क्या कहा? 20 कंसिडर किया। तो ये है स्पेशल टैक्स ईयर का रूल। नॉर्मल टैक्स ईयर का रूल क्या था कि जो जून है वही टैक्स ईयर फॉल करेंगे। स्पेशल टैक्स ईयर का रूल क्या है? ईयर एंड के बाद जो वेरी नेक्स्ट जून होगा हम हमेशा उस ईयर से इसको डिनोट कर रहे होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थर्ड देखता हूं, दैट इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसकी बात करते हैं हम, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की बात करते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? चेंज या स्टेट ऑफ चेंज। मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से बी जाना है, लेकिन जो ये बीच में आया ना जगह, ये दरमियान में, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे ट्रांजिशन की होती है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का मतलब क्या है देखिएगा, मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हम यूज कर रहे हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। फॉर एग्जाम्पल ये शुरू हुआ यकम जुलाई 24 पे, ख़त्म हुआ 30 जून 25 पे। हम इस टैक्स ईयर में थे। हमने कहा जी हमें तो टैक्स ईयर सूट नहीं कर रहा, तो आप काइंडली हमें स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो अलॉट कर दें। हमने जाके अपना टैक्स ईयर चेंज करवा लिया फ्यूचर में। ये शुरू हुआ यकम जनवरी 26 पे, ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 26। अब चूंकि मैं करंट यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैं इस डेट से लेके इस डेट तक की इनकम जो है वो रिकॉर्ड करूँगा, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करूँगा, और मैं क्या कर दूँगा? पे कर दूँगा। ये है मेरा नॉर्मल टैक्स। ये है करंट। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। अब देखिए ख़त्म कब हुआ? 25 में। इसको मैं कहूँगा ये मेरा टैक्स ईयर कौन सा है? 25 है। अब हम चले गए हैं फ्यूचर में। हम कहाँ आ गए हैं? ये फ्यूचर है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मुस्तकबिल में यहाँ से लेके यहाँ तक की इनकम कैलकुलेट की जाएगी, और इस इनकम के ऊपर हम क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। अब इसका ईयर एंड है 31 दिसंबर 26। इस डेट के बाद वेरी नेक्स्ट जून 27 में आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा 2017। अब देखें एफपीआर को यहाँ से लेके यहाँ तक भी इनकम मिल गई, यहाँ से लेके यहाँ तक भी इनकम मिल गई। लेकिन आपने एक चीज़ गौर की है, जब हम इस नॉर्मल टैक्स ईयर से जब हम इस स्पेशल टैक्स ईयर में गए हैं, तो यहाँ पे एक गैप जनरेट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपने किसी ने गौर किया हो, वो है यकम
जुलाई 25 से लेके 31 दिसंबर 25 तक। क्या ये 6 मंथ्स जो हैं वो हमें नजर नहीं आ रहे? क्या ये 6 मंथ्स का गैप है कि नहीं है? जो यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक है, क्या मैंने इन 6 मंथ्स पैसे नहीं कमाए? द आंसर इज यस, मैंने इन 6 मंथ्स पैसे कमाए हैं। तो क्या जो ये 6 महीने पैसे कमाए हैं, क्या उसकी इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करना? द आंसर इज करना है। तो ये जो गैप जनरेट हुआ है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये मेरा क्या कहलाता है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कि भाई ये जब हमने एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर में जंप किया, उस जंप की वजह से जो हमारा बीच में गैप जनरेट हुआ, इस गैप को हम क्या कहेंगे? ये गैप जो है वो मेरा कहलाएगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। मेरा क्या कहलाएगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। अब देखें ये खत्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर 25 को। इस डेट के बाद आ रहा है 26, तो इसको हम टैक्स ईयर 26 कहेंगे। हम इन 6 महीने की अलग इनकम सबमिट करेंगे और इसके ऊपर हम क्या करेंगे? अलग जो है टैक्स पे कर रहे होंगे। तो ये 3 टैक्स ईयर में लिख दिए आपको। व्हाट इज नॉर्मल टैक्स ईयर? जो जून में जुलाई में शुरू हुआ, जून पे खत्म हुआ, नॉर्मल टैक्स ईयर। व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर? जो अदर देन नॉर्मल है। और जो नॉर्मल और स्पेशल में जो गैप जनरेट हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो कह रहे होते हैं। तो ये टैक्स ईयर की तीनों टाइप्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे जरा हम देखते हैं, प्रोसेस समझते हैं। चेंज इन टैक्स ईयर का। ये टैक्स ईयर चेंज कैसे हो सकता है? मतलब मैं नॉर्मल से स्पेशल पे जाऊंगा तो क्या प्रोसीजर मुझे फॉलो करना पड़ेगा? इसको हमने देखना है। तो आपने याद रखना है कि आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं। आप स्पेशल टैक्स ईयर से किसी दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं। आप स्पेशल टैक्स ईयर से वापस जो है किस में आ सकते हैं? नॉर्मल में आ सकते हैं। तो ये चेंजेस जो हैं वो आपको अलाउ हैं। आपको ये चेंजेस जो हैं वो क्या हैं? अलाउ हैं। लेकिन इसका प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आप करना है कि आप जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे टू कमिश्नर। जो आपका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होगा, आप जाके इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब क्या है? आप इसको दरख्वास्त देंगे। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो दरख्वास्त देंगे, आप उस दरख्वास्त में अपनी कंपेलिंग नीड शो करेंगे। कंपेलिंग नीड का मतलब है कि आपको क्या ज़रूरत थी, वाई यू वांट टू चेंज योर टैक्स ईयर। आपने अपना केस पुट ऑन करना है। सपोर्टिव एविडेंसेस जो हैं वो लगाने से, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जी मेरी पेरेंट कंपनी का टैक्स ईयर ये है, हमारा ये है, हमारा बिजनेस चल रहा होता है, अकाउंट्स क्लोज करना मुश्किल है। आप अपनी कंपाइलिंग नीड शो करेंगे, आप अपनी ज़रूरत शो करेंगे। अब जब आपने कमिश्नर को अप्लाई कर दिया, अब आप कमिश्नर को अप्लाई करके बैठ गए हैं। अब कहानी है कमिश्नर की। उसने आपकी दरख्वास्त पे क्या करना है? उसने आपकी दरख्वास्त के ऊपर फैसला करना है। तो पहली पॉसिबिलिटी है, आपने एप्लीकेशन दी, आपने कंपाइलिंग नीड शो की, आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई। मतलब आपकी दरख्वास्त मान ली गई है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, कमिश्नर जो है वो एक ऑर्डर इशू कर देगा कि भाईजान इसका हमने टैक्स ईयर चेंज कर दिया है, अब से इसका टैक्स ईयर जो है वो ये स्पेशल टैक्स ईयर है, तो ये इसका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, इससे टैक्स ले ले। तो वो आपका ऑर्डर इशू करके क्या करेगा? आपका जो भी न्यू टैक्स ईयर होगा वो आपको अलॉट कर देगा। ये है सबसे आसान जिंदगी। सेकंड है, आपने कमिश्नर को अप्लाई किया, लेकिन उसने आपकी दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट नहीं की, वो रिजेक्ट करने लगा। लेकिन रिजेक्शन ऐसे नहीं होगी मुंह उठा के। अगर वो आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर रहा है तो ऐसे नहीं होगा। लेकिन क्या प्रोसेस होगा दरख्वास्त रिजेक्ट करने का? आप अप्लाई करने के लिए आए,
अप्लाई कर दिया तो कमिश्नर क्या होगा, कमिश्नर सबसे पहले आपको नोटिस इशू करेगा और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। आपको क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, सुनवाई का मौका देगा। जी फलानी तारीख है, आएँ, बताएँ, हम आपका टैक्स ईयर चेंज नहीं करना चाहते, बताएँ क्यों चेंज करें? आपको पूरा मौका देगा। जब आप अपना केस पुट ऑन कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करने के बाद जो है वो क्या करेगा, एप्लीकेशन जो है आपकी रिजेक्ट करेगा। कि पेंसिल, आप कहेंगे पेन देगा तुम्हारा टैक्स ईयर कैंसल, निकलते हो। जब वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा, तो आप कमिश्नर के खिलाफ जो है वो अपील में जा सकते हैं बोर्ड के पास। मतलब एफबीआर में आप कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर देंगे। अब जो एफबीआर का डिसीजन वो हतमी होगा, वो फाइनल होगा। एफबीआर का डिसीजन किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो क्या भाई, टैक्स रेट चेंज करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे। कमिश्नर को अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी कंपेलिंग नीड शो करेंगे। तो हमें ज़रूरत क्या है, तो कमिश्नर के पास दो ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट कर ले या तो रिजेक्ट कर ले। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो ऑर्डर इशू कर देगा, मैंने इस बंदे का टैक्स ईयर चेंज कर दिया है। सेकंड है कि वो रिजेक्ट कर दे, लेकिन रिजेक्शन ऐसे नहीं होगी, बल्कि वो पहले हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, सुनेगा, सुनने के बाद वो हमें क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। अगर कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दी तो फिर हम कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील पे जाएंगे, और अपील कहाँ होगी, एफबीआर पे। एफबीआर का जो फैसला होगा वो हतमी होगा, एफबीआर के फैसले के खिलाफ हम कहीं भी अपील दायर नहीं कर सकते। इसमें ना एक थर्ड सिनेरियो होता है, वो है थर्ड सिनेरियो कि आपको ऑलरेडी फैसिलिटेट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, हमने आपको ऑलरेडी जो है वो फैसिलिटेट किया हुआ है, मतलब हमने पहले ही आपको बेनिफिट दिया हुआ। ऑलरेडी फैसिलिटेट का मतलब क्या है कि आपका हमने टैक्स ईयर चेंज कर दिया हुआ था, और आप कोई स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कमिश्नर को बाद में लगा पता कि ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो चेंज है। मतलब जब आपने टैक्स ईयर चेंज करने की दरख्वास्त दी थी, एप्लीकेशन दी थी, उस वक़्त जो आपने अपनी नीड्स बताई थी, जो आपने अपनी ज़रूरियात बताई थी, वो नहीं है, वो नहीं है, चेंज हो गई हुई हैं। अब कमिश्नर चाहता है कि उसने जो आपको स्पेशल टैक्स ईयर अलॉट किया था, वो उसको ख़त्म कर दे और वापस आपको उठा के नॉर्मल के ऊपर फेंक दे। तो ये नहीं करेगा, सुबह उठा, उसका मूड ख़राब हुआ, उसको उसकी बेगम ने चाय नहीं दी, तो उसने आके सारा गुस्सा आप पे निकाला कि भाई फ़ारग कर दो इसको, ऐसा नहीं होगा। अगर वो उसने आपको पहले से फैसिलिटेट किया हुआ था, अगर वो आपका टैक्स ईयर चेंज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, आपको सबसे पहले वही अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, नोटिस इश्यू करेगा, कहेगा भाईजान आपने जब अपना टैक्स रेट चेंज करवाया था, आपने हमसे ये ग्राउंड्स लिए थे, ये हमसे प्ली ली थी कि इसलिए आपका टैक्स ईयर हमें चेंज करना है। लेकिन अब तो वो ग्राउंड्स हैं ही नहीं, तो क्या हम आपको वापस ना नॉर्मल पे फेंक दें? तो आपको वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। आपको सुनने के बाद वो, अगर उसने आपका टैक्स ईयर कैंसिल करना है तो कर देगा। आपको विदाउट सुने हुए वो एक तरफा फैसला कभी भी नहीं हो सकता। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो एक तरफा फैसला होगा वो नहीं हो सकता। चाहे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी हो या आपकी फेवर ख़त्म करनी हो, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी। अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड प्रोवाइड करने के बाद, आपको सुनने के बाद फिर ही रिजेक्ट किया जाएगा या आपकी फैसिलिटी जो है वो ख़त्म की जाएगी। तो दैट इज़ द वे टू चेंज इन टैक्स ईयर। इसके साथ हमारा जो टैक्स ईयर है वो सारा कंप्लीट होता है कि सर ये हमारा है, टैक्स ईयर क्या होता है, क्या नहीं होता, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है, चेंज इन टैक्स ईयर का प्रोसेस क्या है, ये सारा मैंने जो है वो आपको यहाँ पर बता दिया। मैं पीडीएफ शेयर करूँगा, आपने इसको पीडीएफ से लाजमी पढ़ लेना। ठीक है जी, तो हम इसको भी तो वाइंड अप करते हैं। कल हम यहाँ से फिर ऑनवर्ड चलेंगे, हम बात करेंगे पर्सन क्या होता है, पर्सन की इनकम की कैलकुलेशंस क्या होती हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्यों भाई, मज़ा आया कि बोर हो गए? समझ लगी कि नहीं लगी?
बोर तो नहीं हो गए? चलें जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।